नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। यह वीडियो आपकी लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में जो है ज़्यादा से ज़्यादा डेटा पर फोकस किया गया है, तो इस वीडियो को आपको एकदम ध्यान से देखना है तथा जितने भी मैं आपको डाटा बताऊंगा उनको आपको नोट डाउन करते चलना है, दिमाग में बैठाते चलना है, क्योंकि इन डेटा से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, संभावना है। तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019 किसके द्वारा जारी किया गया, आपको बताना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल रिपोर्ट 2019 की यहाँ पे बात हो रही है, किसके द्वारा जारी किया गया। तो यह कौन जारी करता है, तो इस स्वास्थ्य प्रोफाइल रिपोर्ट को जारी करता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप याद कर लीजिएगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल रिपोर्ट 2019 को जो है जारी किया गया सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस के द्वारा, तथा यह जो है 2019 की 14वां संस्करण था, 14वीं रिपोर्ट थी। इसके बारे में आपको याद रखना है। तो यहाँ पे इस रिपोर्ट के बारे में आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस को 1961 में मुदलियार समिति की सिफारिश पर संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था और 2005 से यह नियमित रूप से अपना वार्षिक प्रकाशन नेशनल हेल्थ प्रोफाइल जारी कर रहा है, यानी कि 1961 में जो है आपके सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस की स्थापना की गई थी और 2005 से जो है नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट का प्रकाशन इसके द्वारा किया जा रहा है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और जितने भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं, तो इनमें केंद्र सरकार के संगठनों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों और भारत में विभिन्न अन्य संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण निदेशालय से भारी मात्रा में राष्ट्रीय डाटा एकत्र करने के लिए लंबे समय से व्यवस्थित और वास्तविक प्रयास इसमें शामिल है, यानी कि यह जितने भी इम्पोर्टेंट हमारे यहाँ एजेंसियां हैं, स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, स्वास्थ्य एजेंसियां हैं, उनसे डेटा एकत्रित करके यह रिपोर्ट प्रकाशित करता है। सिंपल सी बात यहाँ पे लिखी गई है। इसके बाद इसके कुछ संकेतक भी हैं जिनके आधार पर यह रिपोर्ट प्रकाशित करता है, जैसे जनसांख्यिकी, सामाजिक आर्थिक, इसके बाद स्वास्थ्य स्थिति, इसके बाद स्वास्थ्य वित्त, इसके बाद स्वास्थ्य अवसंरचना, इसके बाद मानव संसाधन के तहत बहुत महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सूचना यह देता है, यानी कि इन संकेतकों के आधार पर ही जो है जो स्वास्थ्य सूचनाएं हैं वह प्रकाशित की जाती है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस के द्वारा, तथा इसके द्वारा जो रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है उसको हम बोलते हैं नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट। इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद 2015 की जो आपकी नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, इसकी क्या क्या मुख्य बातें थी, आइए इसको भी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है, तो देख लेते हैं यहाँ पे। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट 2019 के अकॉर्डिंग जीवन प्रत्याशा की अगर हम बात करें तो भारत में जीवन प्रत्याशा वर्ष 1970-75 के 1970-75 के 49.7 वर्ष से बढ़कर 2012-16 में जो है 68.7 वर्ष हो गई है, यानी कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो जीवन प्रत्याशा है वह 2012-16 के दौरान जो है आपकी 68.7 वर्ष हो गई है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं इस दौरान महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 70.2 वर्ष है और पुरुषों की जो है जीवन प्रत्याशा आपकी 67.4 वर्ष थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं अगर हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें, शिशु मृत्यु दर की बात करें, तो शिशु मृत्यु दर में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है, जहां वर्ष 2016 में प्रति 1000 शिशुओं में जो है 33 मृत्यु होती थी। आप इसे याद कर लीजिएगा, वर्ष 2016 में प्रति 1000 जीवित शिशुओं में 33 जो है शिशुओं की मृत्यु दर्ज की गई। हालांकि ग्रामीण भारत में जो है आपकी 37 शिशु मृत्यु दर है और शहरी में 23 जो है शिशु मृत्यु दर दर्ज की गई। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। जनसंख्या वृद्धि दर की अगर हम बात करें
तो भारत में वर्ष 1991 से वर्ष 2017 तक जन्म दर, मृत्यु दर तथा प्राकृतिक वृद्धि दर में निरंतर गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2017 के आकलन के अनुसार भारत में प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्म दर 20.2 और मृत्यु दर आपकी 6.3 दर्ज की गई थी, जबकि प्राकृतिक विकास दर आपकी 13.9 थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2017 के आकलन के अनुसार भारत में जो है प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्म दर जो आपकी थी 20.2 और मृत्यु दर 6.3 थी, और जब प्राकृतिक विकास दर आपकी 13.9 थी। इसके बारे में आपको याद रखना है। जनसांख्यिकी की अगर हम बात करें तो जनसांख्यिकी रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अनुसार 27% जनसंख्या जो हमारी है वह 14 से कम उम्र की है। 64.7% जो जनसंख्या है वह 15 से लेके 59 वर्ष की आयु के मध्य है, और 8.5% जो पॉपुलेशन हमारी है वह 60 वर्ष से ऊपर है। तो इस रिपोर्ट में यह भी बात बताई गई थी। इसके बाद अगर हम टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करें, कुल प्रजनन दर की बात करें, तो नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट के अनुसार देश की कुल प्रजनन दर 2.3 है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ग्रामीण क्षेत्रों की प्रजनन दर आपको मिलेगी 2.5 और शहरी क्षेत्रों की है 1.8। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा मैंने आपको बता दिया है जो इस रिपोर्ट के द्वारा प्रकाशित किए गए थे। जो रिपोर्ट आपकी नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट 2019 प्रकाशित की गई थी, उसके ये सभी डेटा हैं। इनको एक बार आप देख लीजिएगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यह बाकी की अन्य परीक्षाओं में भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और वर्तमान में हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? यहाँ पे केंद्रीय मंत्री की जगह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आप कर लीजिए। यहाँ पे हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। तो वर्तमान में हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो मनसुख मांडविया। कौन है? तो मनसुख मांडविया जो है वर्तमान में हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, मनसुख मांडविया, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, और नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट 2019 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी आबादी पर एक एलोपैथिक डॉक्टर है, आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 की आबादी पर एक एलोपैथिक डॉक्टर है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। 26,000 की आबादी पर जो है ग्रामीण क्षेत्रों में, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में एक एलोपैथिक डॉक्टर है, यानी कि ऑप्शन आप जो आपका यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। मैं डेटा कुछ आपको और बता देता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं पहले डेटा की। तो यह जो रिपोर्ट आपकी प्रकाशित की गई थी नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट 2019, इसके अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल सरकारी अस्पताल थे 21,403। ये डेटा पहला आप याद कर लीजिएगा। इस रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल कितने सरकारी अस्पताल थे? तो 21,403 सरकारी अस्पताल थे, जिनमें जो है आपके बेड कितने थे? तो इनमें बेडों की संख्या थी 2,65,265,275 जो है इन सरकारी अस्पतालों में बेड थे। यानी कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल सरकारी अस्पताल थे 21,403 और इनमें कुल बेडों की संख्या थी 2,65,275 बेड। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। वहीं अगर हम शहर की बात करें तो शहरों में जो है आपके 4375 अस्पताल थे। शहरों में कितने? तो शहरों में आपके 4375 अस्पताल थे इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जिनमें बेडों की संख्या थी 4,48,711। तो ये डेटा भी आपको याद रखना है। और शहरों में जो है 4375 बेड थे, जिनमें 4375 अस्पताल थे, जिनमें कुल मिलाकर बेडों की संख्या थी 4,48,711। तो ये डेटा आप याद कर लीजिएगा। एक बार मैं फिर से आपसे रिपीट कर दे रहा हूँ। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट 2019 के अनुसार
भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल सरकारी अस्पताल आपके थे 21,403। यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में कुल सरकारी अस्पताल आपके थे 21,403, जिनमें कुल बेड थे आपके 2,65,275। तो यहाँ पे हम ग्रामीण क्षेत्रों की यहाँ पे हम बात किए हैं। वहीं अगर हम शहरी क्षेत्रों की बात करें तो शहरी क्षेत्रों में कुल अस्पताल आपके थे 4375। कितने थे? तो कुल अस्पताल आपके थे 4375, जिनमें बेड थे 4,48,711। तो ये डेटा आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, इसको आप कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा। तथा इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है ग्रामीण क्षेत्रों में, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, यह जो आपकी रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट 2019, इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 3100 मरीजों पर एक बेड है। आप याद कर लीजिएगा, इस डेटा के अनुसार 3100 मरीजों पर जो है एक बेड था। ग्रामीण क्षेत्रों की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो इस रिपोर्ट के अनुसार 3100 मरीजों पर एक बेड था। तो ये डेटा भी आप याद कर लीजिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट यह डेटा है। तो प्रश्न हमारा क्या यहाँ पे था? तो प्रश्न हमारा यहाँ पे था कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी आबादी पर एक एलोपैथिक डॉक्टर है? तो 26,000 की आबादी पर जो है एक एलोपैथिक डॉक्टर था। तथा इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 3100 मरीजों पर जो है आपका एक बेड था। तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट है, यह रिपोर्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कितनी आबादी पर एक डॉक्टर होना चाहिए, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुसार यह बताया गया है कि 1000 लोगों की आबादी पर एक डॉक्टर होना चाहिए। कितने की? तो 1000 लोगों की आबादी पर एक डॉक्टर होना चाहिए WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसके बाद नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल कितने सरकारी अस्पताल हैं? तो मैंने आपको अभी बताया इसके बारे में। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जो है कुल सरकारी अस्पताल थे 21,403 तथा इन सरकारी अस्पतालों में कुल बेडों की संख्या कितनी थी? तो कुल बेडों की संख्या थी 2,65,275। 2,65,275 आपके कुल बेड थे। यहाँ पे हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें। वहीं शहरी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो शहरी क्षेत्रों में आपके 4,375 टोटल आपके अस्पताल थे। 4,375 अस्पतालों में जो है आपके 4,48,711 बेड थे। तो ये रिपोर्ट आपको याद रखनी है, ये डेटा आपको दिमाग में बैठा लेना है। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में एक बेड पर मरीजों की संख्या कितनी थी? तो मैंने इसके बारे में आपको बताया है 3100। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 3100 मरीजों पर जो है एक बेड था। आप याद कर लीजिएगा, 3100 मरीजों पर जो है एक बेड था इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन आपका जो आपका जो WHO है वो क्या कहता है? तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि 1000 लोगों की आबादी पर जो है आपका होना चाहिए कितना बेड? तो एक बेड होना चाहिए। लेकिन वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में भारत के आपका 3100 मरीजों पर जो है एक बेड की सुविधा है। तो ये डेटा आपको याद रखना है, सुपर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम ग्रामीण क्षेत्रों की यहाँ पे बात किए हैं, 3100 लोगों की आबादी पर एक बेड की सुविधा है भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में। इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ये आपको सूचकांक याद रखना है। यह सूचकांक आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यह सूचकांक का नाम है राज्य स्वास्थ्य सूचकांक। इसका 4था संस्करण हाल ही में प्रकाशित किया गया था। तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो राज्य स्वास्थ्य सूचकांक का 4था संस्करण जो है यहाँ पे देख लेते हैं। तो नीति आयोग के द्वारा दिसंबर 2021 में वर्ष 2019-20 के लिए राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के 4थे संस्करण को जारी किया गया था। इस रिपोर्ट का शीर्षक था
स्वास्थ्य राज्य प्रगतिशील राज्य, इसको आप याद कर लीजिएगा। इस रिपोर्ट का शीर्षक था स्वास्थ्य राज्य प्रगतिशील राज्य। इस रिपोर्ट के अनुसार वार्षिक क्रमिक प्रदर्शन में कौन से राज्य प्रथम पर, यानी कि वर्ष में वार्षिक प्रदर्शन के मामले में जिन्होंने अपने स्तर में ज़्यादा सुधार किया है, तो सुधार के मामले में, क्रमिक प्रदर्शन के मामले में आपका बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश प्रथम है, छोटे राज्यों में मिजोरम प्रथम है और उसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली प्रथम है सुधार के मामले में। लेकिन ओवरऑल जो है आपका उत्तर प्रदेश जो है सबसे निचले पायदान पे, इसे भी आप याद कर लीजिएगा। ओवरऑल जो आपका उत्तर प्रदेश है सबसे निचले पायदान पे था पिछली रिपोर्ट में भी, लेकिन इसने जो है ओवरऑल प्रदर्शन जो है वार्षिक प्रदर्शन अच्छा किया है, लेकिन फिर भी यह ओवरऑल अगर हम कंडीशन की बात करें तो सबसे निचले पायदान पर आपको मिलेगा आपका क्या, तो उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि वार्षिक क्रमिक प्रदर्शन में एनुअल इंक्रीमेंट में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा था, तो आप याद कर लीजिएगा उत्तर प्रदेश था एनुअल इंक्रीमेंट में बड़े राज्यों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य। उसके बाद असम था और उसके बाद तेलंगाना तीसरे स्थान पे था। उसके बाद छोटे राज्यों में आपको मिलेगा मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेशों में आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर। वही अगर हम ओवरऑल प्रदर्शन की बात करें तो 2019-20 में समेकित सूचकांक यानी कि ओवरऑल में बड़े राज्यों में केरल आपका प्रथम, यानी कि केरल जो है ओवरऑल प्रदर्शन में इस स्वास्थ्य सूचकांक में प्रथम स्थान पे है और तमिलनाडु दूसरे स्थान पे है, और छोटे राज्यों में मिजोरम प्रथम और त्रिपुरा दूसरे स्थान पर, और केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा एवं नगर हवेली व दमन और दीव प्रथम और चंडीगढ़ आपका द्वितीय स्थान पे है। ओवरऑल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। वहीं हम ओवरऑल की बात करें तो जो उत्तर प्रदेश है वह सबसे निचले पायदान पे है स्वास्थ्य सूचकांक में ओवरऑल। वहीं अगर वार्षिक इंक्रीमेंट की बात करें, एनुअल इंक्रीमेंट की बात करें, जिसने अपना अच्छा प्रदर्शन दिया है, अपने स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारा है, तो उसमें आपका बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश प्रथम है। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हमने बात कर ली है राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांक के चौथे संस्करण की। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में एक बेड पर कितने मरीज हैं, आपसे पूछा जा रहा है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात करें, वहाँ पे हमने पूरे भारत की बात की थी। वहाँ पे हमने जो 3100 मरीज एक बेड पे थे, वहाँ पे हमने पूरे भारत की बात की थी। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो आबादी है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में जो है आपको टोटल डेटा मैं आपको बता दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की जो 77% आबादी है वह गाँव में निवास करती है। तो इसके अकॉर्डिंग, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है उत्तर प्रदेश में कुल आपके 4442 अस्पताल है। आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में कुल आपके उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में टोटल आपके 4442 जो है आपके अस्पताल हैं, जिनमें जो है आपके बेडों की संख्या 39,104 है। वहाँ पे जो मैंने आपको पहले डेटा बताया था वो आपका पूरे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों का था, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम सिर्फ बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में जो है 4442 जो है टोटल आपके बेड थे, जिनमें क्या थे, तो टोटल आपके अस्पतालों की संख्या थी 4442 उत्तर प्रदेश में, जिनमें बेडों की संख्या थी 39,104। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा उत्तर प्रदेश में लगभग एक बेड पर मरीजों की संख्या 3900 थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में एक बेड पर मरीजों की संख्या थी लगभग 3900। तो ये डेटा आपको याद रखना है। वहाँ पे हमने बात की थी कि पूरे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 3100 मरीज पर एक बेड है, परंतु उत्तर प्रदेश में जो है 3900 मरीजों पर एक बेड है। तो ये डेटा आपको याद रखना है, भूलना नहीं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में 4442 टोटल अस्पताल हैं, जिनमें बेड की संख्या 39,104 है, तथा उत्तर प्रदेश में लगभग 3900 मरीजों पर एक बेड उपलब्ध है। ये डेटा आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में पहली स्वास्थ्य नीति कब लागू की गई थी, आपसे पूछा जा रहा है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो भारत में पहली स्वास्थ्य नीति कब लागू की गई थी भैया, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। भारत में जो पहली स्वास्थ्य नीति थी यह 1983 में लागू की गई थी। ये डेटा आपको याद रखना है। 1983 में जो है
भारत में पहली स्वास्थ्य नीति लागू की गई थी? ऑप्शन आपका जो सी है यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तथा वर्तमान में हमारी कौन सी स्वास्थ्य नीति लागू है? तो 2017 की स्वास्थ्य नीति जो है वर्तमान में काम कर रही है। तो आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कुछ प्रश्न और भी हैं, इसके बाद हम जो है आपकी स्वास्थ्य नीति के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये बात ही कर लेते हैं, तो इसके बाद देख लेते हैं स्वास्थ्य नीति के बारे में। तो यहाँ पे आपका हमारी जो है प्रश्न पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे हम स्वास्थ्य नीति के बारे में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अगला प्रश्न है, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार किस वर्ष तक भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया 2025 तक, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 2025 तक जो है भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे दिया गया ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। वर्ष 2005 में प्रारंभ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के उद्देश्य सेवा में शामिल प्रावधान कौन कौन से थे? तो आप याद कर लीजिएगा। आइए पहले स्वास्थ्य नीति के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के बारे में। तो यहाँ पे स्वास्थ्य नीति से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं। तो भारत की पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो है 1983 में बनाई गई थी, जिसका मुख्य लक्ष्य 2000 तक सभी को वर्ष 2000 तक सभी को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना था। इसके बाद भारत की दूसरी स्वास्थ्य नीति आपकी 2002 में लॉन्च की गई थी, इसके बारे में आपको याद रखना है कि पहली भारत की स्वास्थ्य नीति आपकी 1983 में बनाई गई थी, दूसरी आपकी 2002 में बनाई गई थी, और तीसरी आपकी लॉन्च की गई है 15 मार्च 2017 को, तथा यह वर्तमान में कार्य कर रही है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 मरीज केंद्रित गुणवत्ता और एक आश्वासन आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। इसके प्रमुख प्रावधान क्या क्या हैं? तो स्थिति और उपचार के बारे में जानकारी, रोगियों तक पहुंचने का अधिकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल मानक संस्थान सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में पर्याप्त मानकों को बनाए रखने के लिए। इसके बाद विवादों और शिकायतों पर त्वरित समाधान के लिए आधिकारिक मेडिकल ट्रिब्यूनल की स्थापना। इसके बाद प्रतिष्ठानों के ग्रेडिंग और मानक उपचार दिशा निर्देशों का सक्रिय प्रचार। ये सभी इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के, इनके बारे में आप देख लीजिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट लक्ष्य क्या क्या हैं, इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या हैं आपकी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की। ये आपके एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह एकदम लेटेस्ट 2017 की जो वर्तमान में लागू स्वास्थ्य नीति है उससे जुड़े हुए प्रावधान यहाँ पे हैं। तो सभी आयु के व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य और आरोग्यता के बेहतर स्तर को प्राप्त करना और गरीबों को बिना किसी आर्थिक दबाव के उत्तम सेवाएं उपलब्ध कराना जो है इसका मेन लक्ष्य है। किसका? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का। इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा इसका एक मेन लक्ष्य और यह भी है कि स्वास्थ्य पर किए जाने वाले खर्च को वर्ष 2025 तक भारत की कुल जीडीपी का 2.5% तक करना। तो 2025 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का यह लक्ष्य है कि भारत की कुल जीडीपी का जो 2.5% है वह भारत में स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च किया जाएगा। तो ये डेटा आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको मैंने लिखा नहीं यहाँ पे है। इसके बाद दूसरा लक्ष्य क्या है आपका? और जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को 67.5 वर्ष से बढ़ाकर 2025 तक 70 वर्ष करने का लक्ष्य रखा गया, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद कुल प्रजनन दर टोटल फर्टिलिटी रेट को 2025 तक राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तर पर 2.1 के स्तर पर लाने का लक्ष्य रखा गया है कुल प्रजनन दर को। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वित्त वर्ष 2016 में भारत की प्रति महिला टोटल फर्टिलिटी रेट आपकी 2.3 थी, जिसको 2025 तक जो है 2.1 लाने का लक्ष्य रखा गया इस राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में। और 2025 तक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु को 23 प्रति हजार जीवित जन्म पर लाना, जबकि मातृ मृत्यु दर को वर्तमान के 167 से घटाकर 100 पर लाना इसका मेन लक्ष्य है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद शिशु मृत्यु दर यानी कि IMR की यहाँ पे बात हो रही है को 2019 तक 28 तक घटाना इसका मेन लक्ष्य है। तथा 2016 में आपकी IMR यानी कि शिशु मृत्यु दर आपकी 34 प्रति हजार जीवित जन्म पर थी, लेकिन इसको 2019 तक जो है 28 तक घटाना इसका लक्ष्य था आपकी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का। इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद
वर्ष 2025 तक हृदय रोगों, मधुमेह या पुराने श्वसन रोगों और कैंसर जैसी बीमारियों से होने वाली समय पूर्व मृत्यु दर को 25% तक कम करने का लक्ष्य भी इसका रखा गया है। किसका? तो आपकी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का। इसके बारे में आपको याद रखना है। और इसके बाद अगला क्या है? तो क्षय रोग यानी कि टीबी के नए मामलों में 85% तक कमी लाना और इस कमी दर को बनाए रखकर 2025 तक क्षय रोग का उन्मूलन करना इसका मेन लक्ष्य है। इसके बाद वर्ष 2025 तक एक वर्ष के 90% बच्चों का पूरी तरह से टीकाकरण करना इस स्वास्थ्य नीति का मेन लक्ष्य। इसके बाद वर्ष 2020 तक राज्यों के अपने बजट का 8% स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करना इसका मेन लक्ष्य है। इसके बाद यहाँ पे राज्यों की हम बात करें, राज्यों का जितना बजट होगा वो अपने बजट का 8% जो है स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करेंगे। वही हमने बात की थी कि जो सरकार है हमारी, उसका लक्ष्य है कि वर्ष 2025 तक जो टोटल भारत का जीडीपी है, उस जीडीपी का 2.5% जो है वह स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च किया जाएगा। इसके बाद वर्ष 2025 तक परिवार के स्वास्थ्य व्यय में वर्तमान स्तर से 25% की कमी लाना, ये आपका टारगेट है, लक्ष्य है आपके राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का। तो ये थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन एक बार आप देख लीजिएगा, यहाँ से एक आध प्रश्न देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम में, तो इसको एक बार कम से कम आप देख ही लीजिएगा, ये लक्ष्य क्या क्या आपके हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया था, वर्ष 2005 के प्रारंभ में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के स्वास्थ्य सेवा प्रावधानों में किसको शामिल किया गया था? तो वर्ष 2005 में आपकी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी। तो इसके सेवा प्रावधानों में शामिल था ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ करना, स्वास्थ्य सेवाओं का उत्तम किस्म का होना, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का उत्तम किस्म का होना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की जो पहुंच है सबके भीतर होना। ये 3 इंपॉर्टेंट आपके प्रावधान शामिल किए गए थे इस राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। आप ये बात कर लेते हैं इस राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के बारे में। तो यहाँ पे कुछ डिटेल मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो ग्रामीण आबादी विशेष रूप से कमजोर समूहों को सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए 12 अप्रैल 2005 को जो है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी कि NRHM की शुरुआत की गई थी। NRHM का मतलब क्या होता है? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। इसकी शुरुआत आप याद कर लीजिएगा 12 अप्रैल 2005 को की गई थी। इसके बाद इसके मूल उद्देश्य क्या क्या थे? तो शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को कम करना, जनसंख्या स्थिरीकरण को सुनिश्चित करना, संचारी और गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण, इसके अलावा स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष का उन्नयन करना। आयुष मतलब जो आयुर्वेदिक, योग, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथ की टेक्निक है उसको जो है बढ़ावा देना। तो ये इंपॉर्टेंट लक्ष्य थे, आपके उद्देश्य थे NRHM के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के। इनको आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट को कवर कर लिया है जो आपकी ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं से रिलेटेड है। इनका कुछ और जो आपके बाकी रह गए प्रश्न उसको हम अगले भाग में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।